वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स, उसमें भी इससे पहले जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी ये सब हो गया है। आज के क्लास में हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का लेखांकन तो हमने पढ़ा था। साइमन कुजनेट्स जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता माने जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय यानी भारत का आय जो है वो जो है सो कैसे कैलकुलेट होता है, किस विधि से कैलकुलेट होता है, आज हम उस पर फोकस डालेंगे। तो देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का, सबसे पहले राष्ट्रीय आय अभी तक हमने जितना पढ़ा, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब के सब जो है सो सारे प्रतिदर्श हैं राष्ट्रीय आय निकालने के। उसमें भी जो कुछ विधियां हैं जिसका हम ये करते हैं, जिसकी विधियां का उपयोग करते हैं ये निकालने के लिए, तो हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आय जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो होता है भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु उत्पादन, आय तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। उत्पादन, आय तथा व्यय के मिश्रित विधि का उपयोग किया जाता है। अर्थात जब कभी हम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने चलते हैं तो उसमें इन तीनों विधि को सम्मिलित रूप से एक जगह समेकित करते हुए और तब हम भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। भारत में जो है राष्ट्रीय आय अनुमान हेतु, भारत के राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या इसको कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ, उत्तरदायी है। यह जब भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करती है तो कुल संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 6 क्षेत्रों में विभाजित करती है। यह राष्ट्रीय आय के आकलन के क्रम में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को छह क्षेत्रों में बांटती है। जैसे अर्थव्यवस्था को, तो ऐसे हम अर्थव्यवस्था को टोटल 4 क्षेत्रों में बांटते हैं, लेकिन भारतीय आय के अनुमान के क्रम में इसको 6 क्षेत्रों में बांटा जाता है। उन 6 क्षेत्रों के आय को एक जगह समेकित कर भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, परिवहन एवं संचार क्षेत्र,
ये परिवहन एवं संचार क्षेत्र। उसके बाद है वित्त एवं वास्तविक संपत्ति, वित्त एवं वास्तविक संपत्ति। उसके बाद है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। उसके बाद है विदेशी क्षेत्र, यानी विदेशों से प्राप्त आय। और छठा है विदेशी क्षेत्र। इसमें से प्राथमिक क्षेत्र की जब हम गणना करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े जो होते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े CSO के द्वारा आकलित की जाती है। RBI के द्वारा नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है कि पूंजी निर्माण संबंधी जो भी आंकड़े होते हैं उसका जो गणना होता है वो CSO के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेट नेशनल इनकम। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं नेट नेशनल इनकम पे। शुद्ध राष्ट्रीय आय, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नेट नेशनल इनकम ये क्या हुआ? शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय जैसा वर्ड ही है तो इसमें सिंपल राष्ट्रीय आय तो घुसा ही हुआ है, इसमें एक एक्स्ट्रा हम क्या जोड़ दिए? नेट जोड़ दिए। नेट इससे पहले भी निवल, हिंदी में इसको कहते हैं निवल। शुद्ध राष्ट्रीय आय या निवल राष्ट्रीय आय दोनों एक ही शब्द है। इसमें यदि हमको निकालना हो नेट नेशनल इनकम तो इससे पहले भी हमने पढ़ा है नेट में क्या होता है, उसमें डेप्रिसिएशन को घटा दिया। नेट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं रहता है, उसी को हम नेट कहते हैं। तो इसको यदि शाब्दिक इसको परिभाषित करें यदि हम, तो ये हो जाएगा आपको किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर व्यक्त GDP
बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी, जिसमें यानी जीडीपी पर ही इसका आकलन किया जाता है, जिसमें से कर्मचारियों की निवल क्षतिपूर्ति, जिसमें से कर्मचारियों क्षतिपूर्ति तथा शेष विश्व से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। वह जो है सो आपका नेट नेशनल इनकम कहलाता है। इसमें यदि हम इसको करें नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट और माइनस, इसमें से हम अप्रत्यक्ष कर को घटा दें, अप्रत्यक्ष कर, तो हमको नेट नेशनल इनकम प्राप्त होता है। या इसको दूसरे रूप में हम कहें तो ये बराबर हो जाएगा ग्रॉस नेशनल इनकम और माइनस ह्रास। ये जो है सो या तो नेट नेशनल इनकम एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष करे, या जीएनआई मीन्स ग्रॉस नेशनल इनकम में से ह्रास को घटा दे, तो हमको नेट नेशनल इनकम प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे सुदृढ़ आधार जो होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है, और प्रति व्यक्ति आय का जो आकलन होता है बस यही नेट नेशनल इनकम से ही होता है। नेट नेशनल इनकम में यदि हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा, और प्रति व्यक्ति आय यदि पूछता है किसी देश की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने का जो ये हो वो कौन होगा, तो वो आपको प्रति व्यक्ति आय ही माना जाता है। अब हम इससे आगे आते हैं, देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में ऐसे तो ये 6 पार्ट में हम देखे हैं कि भारत के राष्ट्रीय आय आकलन के लिए 6 भागों में बांटा गया है। यद्यपि अर्थव्यवस्था के मूलतः 3 ही आधारभूत इकाई हैं, यद्यपि वर्तमान समय में एक चौथी इकाई भी जुड़ गई है। तो हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र अंतर्गत मेनली कृषि आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र अंतर्गत कृषि को रखा जाता है, कृषि या कृषि से संबंधित अन्य उत्पाद जैसे कृषि वानिकी को भी इसी अंतर्गत रखा गया है। ये प्राथमिक क्षेत्र अंतर्गत है। दूसरा विनिर्माण, खनन इत्यादि को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। तीसरे में सेवा, बीमा इत्यादि को तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। यद्यपि
होटल, संचार, परिवहन, ये सब तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। इसमें यदि हम पशुपालन, द्वितीय क्षेत्र अंतर्गत रखा गया है। यद्यपि वर्तमान समय में एक और क्षेत्र का ये सृजन हुआ है, सृजन कहिए। अभी तक अर्थव्यवस्था अंतर्गत हम केवल टोटल 3 ही क्षेत्र की चर्चा करते थे, लेकिन वर्तमान में एक और क्षेत्र इसमें जुड़ गया है, चतुर्थ क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र में फिर क्या जुड़ेगा? बौद्धिक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था जो होती है वो चतुर्थ क्षेत्र अंतर्गत रखा गया है। बौद्धिक ज्ञान आधारित क्षेत्र। बौद्धिक ज्ञान में क्या हो जाएगा? स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, आदि, ये सब जो है सो चतुर्थ क्षेत्र अंतर्गत रखा गया है। वैसे पहले जो है सो अर्थव्यवस्था के केवल 3 ही क्षेत्रों को परिभाषित किया गया था। वर्तमान में एक चौथा क्षेत्र की भी अवधारणा आ गई है। विभिन्न अर्थशास्त्री द्वारा एक चौथे क्षेत्र की ये की गई है। तो आप वर्तमान समय में कहेंगे, यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो अर्थव्यवस्था के कुल 4 क्षेत्र हैं। आप इसमें चौथे, यदि वर्तमान में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो खास करके चौथे क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या इसका एग्जाम्पल दे देगा शैक्षणिक संस्थान जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। पहले इसको, ये चूंकि सेवा का ही क्षेत्र था, सेवा ही देते थे ये लोग, तो पहले इसको तृतीय क्षेत्र में रखा गया था। वर्तमान में ये चतुर्थ क्षेत्र अंतर्गत रखा जाने लगा है। तो आज हमने खास करके भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान पर चर्चा किया, नेट नेशनल इनकम के बारे में चर्चा की, और अर्थव्यवस्था के विभिन्न 4 क्षेत्र जो हैं उसके बारे में चर्चा की। फिर से हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।